Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 अक्टूबर 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है मैगलन स्ट्रेट को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, या फिर कोई सी है तो या फिर कोई आइलैंड है, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज एसोसिएटेड विद आचार्य विनोबा भावे's भूदान मूवमेंट। आपको मालूम होगा आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में अभी हमने पिछले ही महीने कवर किया था। अगर आपको देखना है तो आप लोग सितंबर के महीने का जो मैंने कंपाइलेशन वाला पीडीएफ दिया है वहाँ पर भी आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि जो भूदान मूवमेंट है वो यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो मैं ज़्यादातर वही क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि करंट इश्यूज़ में कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बोला क्या गया है कि यहाँ पर भावे जी ने भूदान मूवमेंट की शुरुआत करी थी, लेकिन कौन सी जगह से इसकी शुरुआत हुई थी इस मूवमेंट की, तो इसके बारे में आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए उदयगिरी, बी रायपुर, सी पोचमपल्ली या फिर डी वेंकटगिरी। तो अच्छे से इसके बारे में सर्च करना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली इसके बारे में मालूम होगा, अगर वो कंपाइलेशन वाला वीडियो भी देखा है अपने सितंबर के महीने का तो आपको यहाँ पर यह याद आ चुका होगा, ठीक है। तो सर्च करके इसका करेक्ट आंसर देना। बाय द वे जो इसका करेक्ट आंसर है मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा चुका हूँ, टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है, वहाँ से कवर कर सकते हो। क्योंकि लेकिन सर्च करोगे तो बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बोलता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, देखो आपको जो जितनी भी पीडीएफ है, जैसे ये न्यूज़पेपर का पीडीएफ हो गया या डेली करंट अफेयर का पीडीएफ हो गया, ये सारे जो पीडीएफ हैं ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, आपको वही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने हैं जो कि ऑथेंटिक है, जो कि हाँ मेरे चैनल है, ठीक है। आपको एक दो फेक चैनल भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनको ज्वाइन बिल्कुल मत करना। वहाँ पर भी लगातार कंटेंट पब्लिश हो रहा है, उनको ज्वाइन बिल्कुल मत करना, ठीक है। यहाँ पर आपको वही चैनल ज्वाइन करना है जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज दीपक यादव एजुकेशन करके आप टाइप करोगे तो आपको एक चैनल मिल जाएगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर्स हैं। और जो दूसरा वाला चैनल है वो है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, वहाँ पर भी 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको जाकर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। वहीं पर आपको सारे पीडीएफ मिलते हैं, वो चैनल्स ही मेरे चैनल हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, काफ़ी लंबे समय बाद आया है चर्चा में पेगासस स्पाईवेयर। तो काफ़ी लंबे समय बाद आया है तो डेफिनेटली कवर करेंगे। अभी आर्टिकल क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पेगासस केस को लेकर आज एक ऑर्डर पास करने वाला है। तो आज यहाँ पर इसको लेकर एक ऑर्डर पास होगा, कल अगेन फिर से ये आर्टिकल चर्चा में आएगा। तो अभी यहाँ पर क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन साहब, आज ये डिसीजन लेंगे। आज वेडनेसडे है, आज डिसीजन लेने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर एक जो रिपोर्ट है उसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन होगी, एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट कमेटी बनेगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक आज डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। डिसीजन लेकर कल फिर आर्टिकल आएगा कि किस प्रकार से चीज़ें टैकल की जाएंगी, किस प्रकार से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू यहाँ पर ये जो पेगासस स्पाईवेयर है इसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, इसके ऊपर चीज़ें पता लगाई जाएंगी। तो अभी के लिए यहाँ पर इतना ही है, आगे फिर से चर्चा में आएगा तो हम लोग डेफिनेटली उसको कवर करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ कवर करने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। आप कल तक का वेट करो।
उसके बाद इस आर्टिकल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, पेगासस स्पाईवेयर। देखो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा जो कि उस टाइम पे करंट अफेयर से जुड़ चुके थे और मतलब मालूम ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में था। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं मालूम होगा, जो कि अभी रिसेंटली करंट अफेयर से ज़्यादातर जुड़े हैं। तो पेगासस स्पाईवेयर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जासूसी करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा पेगासस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। पेगासस मतलब आपको ये वाला एनिमल देखने को मिलेगा, ठीक है, एक ऐसा हॉर्स जिसके यहाँ पर आपको बड़े बड़े विंग्स देखने को मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पेगासस, इसी का नाम ये दिया गया है। अब यहाँ पर ये एक स्पाईवेयर है, मैंने आपको बताया स्पाईवेयर का मतलब होता है जासूसी करना, ठीक है, स्पाइंग का मतलब। अब यहाँ पर जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि सर इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है? तो इजराइल का एक एंडोसो ग्रुप कंपनी है, उसने यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज इसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि इसको बनाया गया था एक अच्छाई के लिए कि जो भी यहाँ पर आतंकवाद है, टेररिस्ट हैं, इनको ट्रैक किया जाएगा, इनके फ़ोन में यहाँ पर ये स्पाइंग की जाएगी और उससे उनका डेटा पता लगाया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ अपने ही कंट्री के अंदर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रही हैं। अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ऊपर, ऑफिशियल मिनिस्टर्स के ऊपर यहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के अंदर आपने देखा होगा, बांग्लादेश के अंदर देखा होगा, यहाँ सभी सरकारों ने इस स्पाईवेयर को इजराइल से खरीदा है। अब यहाँ पर ये स्पाईवेयर काम कैसे करता है इसके बारे में आपको समझ लेना है। ये आपका फ़ोन है, यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर ए है और ये है व्यक्ति बी, ठीक है, ये दो पर्सन है। अब मान लो यहाँ पर ए जो पर्सन है इसको बी पर्सन की फ़ोन की स्पाइंग करनी है, जासूसी करनी है। तो यहाँ पर ए वाले के पास क्या होना चाहिए? ये पेगासस स्पाईवेयर होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, इस पेगासस स्पाईवेयर को इस व्यक्ति के फ़ोन में इंस्टॉल करवाएगा। आप कहोगे कैसे करवाएगा? देखो पहले प्रोसीजर क्या होता था, पहले यहाँ पर एक लिंक भेजा जाता था, उसके माध्यम से इस व्यक्ति के फ़ोन में यह स्पाईवेयर इंस्टॉल हो पाता था। अब यहाँ पे देख पाओगे आज के टाइम पर ये लिंक का सिस्टम भी खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये लिंक का जो सिस्टम है ये डिपेंड करता है इस व्यक्ति के ऊपर। ये जो बी वाला पर्सन है ये उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है या नहीं करता है। अगर क्लिक करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर वैसे ही ये क्या होगा, पेगासस स्पाईवेयर इसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। नहीं करता है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस सिस्टम को हटाकर एक थोड़ा सा और अपर लेवल पर आ चुके हैं। वो क्या है कि यहाँ पर बस खाली बी वाले पर्सन का मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर होगा तो यहाँ पर इसके फ़ोन में एक मिस कॉल मारी जाएगी। मिस कॉल के माध्यम से क्या होगा, वो पेगासस स्पाईवेयर इसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और जो मिस कॉल वाला नंबर है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर काम किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, चलो इसके फ़ोन में ये स्पाईवेयर आ गया तो हम लोग इसके फ़ोन से कौन कौन सा डेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, उस व्यक्ति के एसएमएस को हम लोग एक तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं, ईमेल्स को निकाल सकते हैं, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्डिंग कॉल्स, उसके बाद व्हाट्सएप चैट्स, कैलेंडर, और उसके फ़ोन का जो माइक्रोफोन होता है उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मतलब मान लो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, एक मीटिंग में जा रहा है, मीटिंग में बैठा है तो उसके फ़ोन के माइक्रोफोन को एक्टिवेट किया जा सकता है और उसके मतलब जितनी भी मीटिंग के अंदर डिस्कशन चल रहा है उसको सुना जा सकता है। उसके कैमरे को एक्टिवेट किया जा सकता है, जीपीएस डेटा को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है बाय यूजिंग पेगासस स्पाईवेयर। इंस्टॉल कैसे हो सकता है मैंने आपको बताया, एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आई मैसेज के माध्यम से हम लोग फ़ोन के अंदर इस स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पेगासस स्पाईवेयर क्या है मैंने आपको पूरा डिकोड करके बता दिया है। आज के टाइम पर ये ज़ीरो क्लिक अटैक इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले लिंक भेजा जाता था, उस लिंक के ऊपर क्लिक करता था वो व्यक्ति, तभी वो स्पाईवेयर उसके फ़ोन में इंस्टॉल होता था। लेकिन आज के टाइम पर कोई लिंकिंग का प्रोसेस है नहीं, ज़ीरो क्लिक बिल्कुल प्रोसीजर है। यहाँ पर सीधा मिस कॉल मारो और फ़ोन में वो स्पाईवेयर चला जाता है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर कॉस्टिंग इसकी बहुत ज़्यादा होती है। लगभग यहाँ पर बोला जाता है कि एक व्यक्ति की स्पाइंग करने के लिए लगभग 5 करोड़ के आसपास कॉस्ट लगती है। मतलब कि इतना लगभग ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं, अलग अलग चीज़ों के अंदर यहाँ पर ये मेंटेन करके मैं आपको टोटल बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स इसी को लेकर यहाँ पर ये बहुत सारी रिपोर्ट्स ने आर्टिकल पब्लिश किया था। तो ये आर्टिकल लगातार चर्चा में था, लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ये चर्चा में आया है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आज आर्टिकल बहुत कम है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल हैं। हाँ, एक दो इम्पॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड अफेयर्स पर जो आता है आर्टिकल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पेज पर। उसके बाद एक दो आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट है। वैसे आज आर्टिकल कम ही है, ठीक है, जो हमारे काम के हैं। अदरवाइज आर्टिकल तो डेली बेसिस पर उतने ही पब्लिश होते हैं, लेकिन काम के बहुत कम है। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसे इंसिडेंट भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। प्रोब ऑर्डर्ड ऑन एनिमल्स
इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब कि जो जानवर होते हैं उनकी मतलब ये मान लो कोई जानवर है, इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग होगी। मतलब कोई नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो बिजली के तार हैं वो लगे हुए हैं। अब ये जानवर क्या करता है, इस बिजली के तार से जाकर अटैच होता है, तो क्या होता है उससे उसको करंट लग जाता है। करंट लगने की वजह से भी बहुत सारी डेथ ऐसे ही होती हैं। ठीक है, बहुत सारी डेथ ऐसे देखने को मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन। तो एनिमल इलेक्ट्रोक्यूशन देखने को मिला है कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। तो अभी इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आ चुका है कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर बहुत सारी वायरिंग देखने को मिलेगी और इस वायरिंग को हटाने की बहुत पहले से चर्चा चल रही है। जो असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एश्योर किया था कि जो ये पावर लाइन है इन सबको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। और ये काम 2019 में स्टार्ट हो चुका था शिफ्टिंग का, लेकिन 2020 में इसको रोक दिया गया पेंडेमिक की वजह से। आज के टाइम पर ये काम रुका हुआ है, तो इसी को लेकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले टाइम पर इन वायरिंग को हटाया जाएगा, क्योंकि ये वायरिंग अगेन काफ़ी हद तक घातक साबित होती हैं जानवरों के लिए। ठीक है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, टाइगर रिजर्व की, इन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, ये कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, कैसे यहाँ पर ये एनिमल्स की जान गई है। और यहाँ पर एनिमल्स की जो जान गई है उसमें डियर भी है, 2 वाइल्ड बोर हैं, ठीक है, तो ये आपको राइनो भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे जानवर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद देख पाओगे आर्टिकल आपको समझ में आ गया, आर्टिकल में क्या चर्चा हो रही है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ चर्चा में है, काजीरंगा नेशनल पार्क और जितने भी ये नेशनल पार्क हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है या फिर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं, ये सब हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है और काजीरंगा के रिगार्डिंग तो बहुत सारे पेपरों में मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो काजीरंगा के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आज भी आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आर्टिकल जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे एनवायरमेंट का सेक्शन आता है वहाँ पर। काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है असम के अंदर, ये आप लोग को ध्यान रखना है, याद भी होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो जाता है आप लोगों से कि असम के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में नंबर के साथ साथ उनका नाम भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, तो इसको एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में। उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है 2007 में ही। आज के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को इंटरनेशनल स्टेटस क्या क्या मिला हुआ है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1985 में। उसके बाद यहाँ पर इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी माना जाता है और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया मानने वाली बॉडी कौन सी है, वो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारी बर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। प्लस उसके बाद बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे अलग अलग जानवरों की प्रजातियां इस काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। जैसे कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक सींग वाले राइनो होते हैं, जिसका थंबनेल आप लोगों ने आज देखा होगा, 1 हॉर्न राइनो जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर 1 हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दुनिया भर में, ठीक है। उसके बाद इन राइनोज के बाद अलग से एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर, उसके बाद यहाँ पर एशियाटिक वाटर बफेलो, ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं। प्लस 2018 के अंदर जो ये सेंसस हुआ था, इसके अंदर पता लगाया गया कि जो राइनोज है उनकी पॉपुलेशन लगभग 2413 राइनोज की है। आज के टाइम पर मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि डेफिनेटली इंक्रीज हुई होगी इनकी पॉपुलेशन। ये 2018 का सेंसस था और उसी सेंसस में बताया ये भी गया कि जो एलिफेंट्स की पॉपुलेशन है वो लगभग 1100 के आसपास की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे, मैंने आपको बताया कि इसको एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 2014 के अंदर जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि काजीरंगा के पास 103 टाइगर रिजर्व थे, 103 टाइगर्स थे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के टाइम पर एक्सपेक्टेशन यही है कि ये टाइगर्स भी इंक्रीज हुए होंगे, इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। उसके बाद इस काजीरंगा नेशनल पार्क से जो नेशनल हाईवे 37 है ये पास होता है। उसके बाद लगभग 250 सीजनल वाटर बॉडीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस की हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जितने भी नेशनल पार्क्स आते हैं उनके बारे में अलग से आप लोग पढ़कर चला करो, सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे ना तो वहाँ पर नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन भी लाकर दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से कभी मैच द फॉलोइंग करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है श्रीनगर के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको UAPA एक्ट के अंदर में बुक कर लिया है। UAPA एक्ट कौन सा है, तो इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, इसके रिगार्डिंग भी पहले क्वेश्चन आ चुका है।
नाउ बात करें जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलिस है, उन्होंने ट्यूसडे में ये काम किया है, एफआईआर लॉन्च करी, साथ ही साथ यूएपीए एक्ट के अंडर में बुक किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि हो क्या रहा था, ये स्टूडेंट्स आपस में सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीत चुकी थी। आपको मालूम होगा इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है उसमें यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जीत हासिल करी है। अब यहाँ पर जब जीत गई वो टीम, तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जगह पर पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन देखने को मिला है। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे सब लोग, ठीक है, नाराज़ थे, उदास थे कोई बात नहीं, गेम है, होता रहता है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया कि लगभग 2 मेडिकल कॉलेजेस के लगभग स्टूडेंट थे, 2 मेडिकल कॉलेजेस के, उन्होंने एक तरीके से काफ़ी सेलिब्रेशन किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम की विक्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर क्या करा गया, एफआईआर लॉन्च करी गई। एफआईआर के साथ साथ उनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन भी किया गया, क्योंकि जो वीडियोज़ है ना इनके सेलिब्रेशन की, वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी से वायरल हो चुकी थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी कि मतलब सभी जगह पर आप देख पाओगे, फेसबुक वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा ये वीडियोज़ वायरल हुई हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अरेस्ट किया गया है इन लोगों को, ये आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्ट की चर्चा हो रही है, यूएपीए एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर ये हमारे एग्जाम से लिंक होता है। तो ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो एक्ट ये क्या है आखिर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा टेररिज्म को लेकर एक टॉपिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो यूएपीए है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका। इस एक्ट को पास किया गया था 1967 में। इसका मेन काम क्या होता है, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो इसका नाम ही क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिवेंट करने का, उनको रोकने का काम करता है ये एक्ट। नाउ क्वेश्चन ये है कि सर ये अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है? तो अनलॉफुल एक्टिविटी को यहाँ पर बोला गया है कि मान लो कोई भी इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, कोई भी यहाँ पर एसोसिएशन हो गई, वो कहीं भी मतलब कैसे भी अगर भारत की सोवरेटी, भारत की इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है, उसके लिए खतरा है, तो डेफिनेटली वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेटी के खिलाफ वो काम हो रहा है, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटी के अंडर में आएगा। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ ये दिखाता है तो उसमें क्या होगा, हम लोग यूएपीए एक्ट का इस्तेमाल करके उनको कस्टडी में ले सकते हैं। तो ये जो एक्ट है, यहाँ पर काफ़ी सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ये आप लोग को ध्यान देना है। और इस एक्ट के अंदर बहुत सारी सज़ा है। देखो इसके अंदर डेथ पेनल्टी भी आपको देखने को मिल जाएगी। डेथ पेनल्टी के साथ साथ उम्र कैद की सज़ा भी देखने को मिल जाती है। एक हाईएस्ट पनिशमेंट है इस पूरे एक्ट के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसके अंदर कोई इंडियन अगर ये काम करता है तो उसको तो चार्ज किया जा सकता है। साथ ही साथ मान लो कोई फॉरेन नेशनल्स है, कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, यहाँ पर आके काम करता है, तो उसको भी यूएपीए एक्ट के अंडर में चार्ज किया जा सकता है। ये इसकी खास बात आपको देखने को मिलेगा। इस एक्ट के अंदर में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो एक चार्जशीट भी फाइल करती है लगभग 180 दिन के अंदर। मान लो किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो उसके बाद 180 दिन के अंदर अंदर एक चार्जशीट वगैरह को भी फाइल किया जाता है। 2004 के अंदर यूएपीए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, एक बदलाव हुआ था। बदलाव होने के बाद क्या हुआ, अभी तक आपको मालूम होगा यूएपीए एक्ट के अंदर क्या काम हो रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोक रहे हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कौन सी हो गई, जो कि हमारी भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेटी के खिलाफ है। तो यहाँ पर जो 2004 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था, इसके अंदर यूएपीए एक्ट के अंदर में एक और ऐड कर दिया गया चीज़, वो यह है टेररिस्ट एक्ट। मतलब इसके अंदर टेररिस्ट एक्ट को और ऐड कर दिया गया। और इसी के साथ हमने बहुत सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन थी, आउटफिट थी, उन सबको बैन किया था। ठीक है, तो मतलब अब टेररिज्म को भी ये टैकल करता है यूएपीए एक्ट। इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर अगेन 2019 में फिर से यहाँ पर यूएपीए में अमेंडमेंट हुआ और इसके अंदर अब क्या एक्ट को पावर आ गई। देखो इस एक्ट के अंदर और पावर आ गई। ये पावर आ गई कि ये एक्ट अभी तक क्या कर रहा था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोक रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो टेररिज्म आउटफुट होते हैं उनको बैन कर रहा था। नाउ अब इसके पास पावर ये आ गई कि किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकता है ये एक्ट। मतलब किसी भी व्यक्ति को घोषित कर दिया जा सकता है कि यहाँ पर ये आतंकवादी है। तो ये पावर्स भी किसके पास आ गई, ये पावर्स भी आप कह सकते हो यूएपीए के पास आ गई। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यूएपीए एक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में एक दो आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको, जैसे ये वाला आर्टिकल हो गया, इसके रिगार्डिंग आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे कि मैं करता हूँ, अलग से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, उस प्रकार से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसको हम लोग एक आधे दिन में डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। एक आर्टिकल ये है चर्चा में, यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है।
तो इसको लेकर इन पूरे मिशन के बारे में डिस्कशन किया है इस आर्टिकल में, और यही सेम आर्टिकल आज के एडिटोरियल पर भी आया है। तो हम लोग एक ही जगह पर डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये दोनों आर्टिकल प्रॉपरली कवर हो जाएंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पर किसी काम के हैं नहीं, आप लोग इनको बिल्कुल स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर। पेज नंबर 13 कौन सा होता है? हमारा वर्ल्ड सेक्शन का। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, आज यहाँ पर कुछ ऐसे खास आर्टिकल देखने को मिले नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर करवाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि देखो चाइना का आज के टाइम पर आखिरकार इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में। चाइना इतना ज़्यादा अफगानिस्तान के साथ क्यों घुस रहा है, अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश क्यों कर रहा है? आप कहोगे कि बॉर्डर के पास कंट्री है, ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट है वो निकाल सकता है, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना आज के टाइम पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। वो सब आज आपको क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे अभी क्या हुआ है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से बातचीत करी है। दोहा में मीटिंग चली है तालिबान के साथ, और मीटिंग करने के बाद इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की बात की। मतलब चाइना यहाँ पर तालिबान को सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, कुछ रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर इन्हीं का पिक्चर भी रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ये वांग यी आपको साइड में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बोला गया कि आने वाले टाइम पर लगातार जो चाइना है वो एक तरीके से फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करके रखेगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसके साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने को तैयार है। ये बात चाइना पहले भी बोल चुका है, नाउ अगेन फिर से यहाँ पर ये बात बोली गई। उसके बाद वांग यी ने एक्सप्रेस किया कि जो चाइना है आज के टाइम पर, चाइना के पास क्षमता भी है कि चाइना बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकता है अफगानिस्तान को बहुत सारा सपोर्ट दे सकता है, ठीक है। और आप कह सकते हो यहाँ पर, ताकि जो अफगानिस्तान है उसके अंदर आज के टाइम पर जितनी भी डिफिकल्टीज़ हैं या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो हम लोग कम कर सके, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पर चाइना ढेर सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, ताकि जो है अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज चल रही हैं उनको कम से कम किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर वांग यी ने लास्ट मंथ भी एक तरीके से चाइना ने अनाउंस कर दिया था कि हम लोग अर्जेंटली 200 मिलियन तक युआन जो है, अगर इसको हम लोग डॉलर्स में देखें तो 30.96 मिलियन डॉलर्स तक का ये अमाउंट देखने को मिलेगा। इतना अमाउंट का जो अनाज होता है, विंटर सप्लाई वैक्सीन्स होती हैं, ये विंटर सप्लाईज हो गया, वैक्सीन हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान को इन सब चीज़ों से, साथ साथ अफगानिस्तान को हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बोली गई थी किसके थ्रू? चाइना के थ्रू। तो ये आपको को ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले भी इसके बारे में अनाउंसमेंट हो चुका है। आज के टाइम पर चाइना ये काम भी कर रहा है, तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग है, तो दूसरी मीटिंग के अंदर भी वांग यी ने यही सारी चीज़ें रिपीट करी है कि जो चाइना है, चाइना को देखो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है तालिबान से। अभी ये ETIM क्या है ना, इसको भी आपको समझाऊंगा। अभी हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करेंगे, वहाँ पे आपको ETIM भी समझ में आ जाएगा। आप ये देख पा रहे होंगे चाइना इतना ज़्यादा कैसे साथ में हो रहा है अफगानिस्तान के। तो रीजंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जैसे चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो यहाँ पर अफगानिस्तान तक रीच करेगा। तो चाहता है चाइना यही है कि यहाँ पर अफगानिस्तान तक हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को पहुँचा सकें, ताकि और भी कंट्रीज़ तक हम अपना पैर पसार सकें। हालांकि यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसी चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं आने वाले टाइम पर, जैसे जैसे रिलेशंस मेंटेन होंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना वो वहाँ से कवर हो जाएंगी। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं टू द पॉइंट, चाइना का आखिरकार इंटरेस्ट है क्या अफगानिस्तान में? आर्टिकल GS पेपर 2 में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखो हाल ही में यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हुआ है आपको मालूम है कि US ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया। US यहाँ पर अफगानिस्तान से निकलने के बाद वहाँ पर तालिबान का कंट्रोल आया, तालिबान ने अपनी सरकार बनाई। आज के टाइम पर वो सरकार चल रही है। अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, वो सारी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। नाउ अब बात करते हैं, सभी कंट्रीज साथ में इकट्ठा हो रही है कहीं ना कहीं चाइना को, अफगानिस्तान को ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। भारत ने भी मॉस्को मीटिंग में, आपको मालूम होगा, याद होना चाहिए, उसको भी लिंक कर लो। मॉस्को मीटिंग में भारत ने भी बोला है कि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस जो खाने की चीज़ें वीट वगैरह है वो हम लोग यहाँ पर अफगानिस्तान को प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है। अब हम बात करते हैं चाइना क्या कर रहा है। चाइना भी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा है, चाइना और भी ज़्यादा सामान यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा है, अपने रिलेशंस को और ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला रीज़न ये है क्यों
क्यों यहाँ पर? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर लिथियम के रिजर्व्स बहुत सारा हैं, भरपूर लिथियम के रिजर्व्स पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये लिथियम होता क्या है? आप जो मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो उस मोबाइल के अंदर एक बैटरी है जिसके बेसिस पर मोबाइल चल रहा है। उस बैटरी के अंदर क्या डलता है? लिथियम। लिथियम से वो बैटरी बनती है, इसी वजह से उसके ऊपर लिथियम आयन बैटरी लिखा होगा। तो जितनी भी बैटरीज वगैरह है उनके अंदर लिथियम डलता है और भी यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें लिथियम के रिजर्व्स अफगानिस्तान के बहुत सारे हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर तो ये रिजर्व्स हो गए, और दूसरी तरफ आप देख पाओगे जो चाइना है वो आज के टाइम पर बैटरी कंस्ट्रक्शन में, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में टॉप पर है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, चाइना को लिथियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर एक रीज़न ये है कि यहाँ पर लिथियम क्या हो सकता है, सस्ते दाम में अफगानिस्तान से चाइना निकलवा सकता है। ये आप लोग देख पाओगे, ठीक है। एक मेन इंटरेस्ट तो ये है। उसके बाद चाइना आज के टाइम पर डोमिनेट करता है लिथियम आयन बैटरी के प्रोडक्शन को, मैंने आप लोगों को बताया। और इसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में लिथियम के रिजर्व्स हैं, इससे चाइना को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, लिथियम के अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान ना आज के टाइम पर पूरा का पूरा मिनरल डिपॉजिट से भरा पड़ा है। यहाँ पर मिनरल्स के भी बहुत सारे भंडार भरे पड़े हैं। लगभग $3 ट्रिलियन तक का यहाँ पर मिनरल पाया जाता है। लेकिन यह है ना कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन क्या है, दूसरे लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर चाइना निकल कर आया है, चाइना डेफिनेटली यहाँ पर इसका यूज़ करने वाला है आने वाले टाइम पर। अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? देखो, बहुत भरपूर मात्रा में गोल्ड है, ऑयल, बॉक्साइट, रेयर अर्थ, क्रोमियम, कॉपर, नेचुरल गैस, यूरेनियम, कोल, आयरन ओर, लेड, जिंक, जेमस्टोन, टॉक, सल्फर, और उसके बाद और भी हैं जैसे कि ट्रेवर्टाइन, जिप्सम, मार्बल, और भी मतलब बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। तो ये भरपूर मात्रा में भरे पड़े हैं, तो चाइना इसका फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा इंटरेस्ट चाइना को ये देखने को मिलेगा। तीसरा, चाइना का एक प्रोजेक्ट है खुद का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जैसे मैंने आपको बताया था, दुनिया भर को इस प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने इस इनिशिएटिव को वो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से फैला देगा अफगानिस्तान में। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का BRI प्रोजेक्ट, अगर हम बात देखें, अगर ये पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, पाकिस्तान के पीछे ही अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, पाकिस्तान से ये कनेक्ट कर देगा कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर। तो मतलब अफगानिस्तान के अंदर भी पैर पसारने की पूरी पूरी कोशिश है चाइना की। तो एक इंटरेस्ट आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहुँचेगा वहाँ पर। तो प्रोजेक्ट पहुँचने के बाद यहाँ पर व्यापार जो है वो और ज़्यादा बढ़ पाएगा। उसके बाद एक और आज के टाइम पर ये एक और रीज़न ये है कि चाइना को बहुत ज़्यादा खतरा है अपने आप को, मतलब एक तरीके से थ्रेट में आपको देखने को मिलेगा। किस चीज़ को लेकर? ETIM को लेकर। ये क्या है? तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, जिसको हम लोग ETIM बोलते हैं, ठीक है। ये ETIM, इसके बहुत सारे जो रूट्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तालिबान से बहुत सारा सपोर्ट पहले मिलता था, अलकायदा से सपोर्ट मिलता था ETIM को। ETIM क्या है? ETIM है उइगुर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उइगुर मुस्लिम्स के लिए है। आपको मालूम होगा चाइना के अंदर जो जिनजियांग वाला प्रोविंस है, कौन सा वाला? जिनजियांग वाला रीजन है, वहाँ पर उइगुर मुस्लिम्स रहते हैं। और उन उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना आज के टाइम पर काफ़ी अत्याचार करता है, ह्यूमन राइट वोलेशन करता है। और आज इसी टॉपिक के ऊपर जो डेली करंट अफेयर वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने एक इसी टॉपिक को समझाया है बहुत अच्छे से। पूरा चाइना और उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है वो मैंने कवर किया है, आप जाकर उसको भी देख सकते हो। पहला ही आर्टिकल हमने वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पर चाइना को बहुत ज़्यादा खतरा है इससे, क्योंकि यहाँ पर चाइना कहता है कि जो उइगुर मुस्लिम्स हैं ये डिमांड करते हैं हम लोग को एक अलग से एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। तो चाइना यहाँ पर एक तरीके से कोशिश ये करता है कि हम लोग अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बना कर रखें और ज़्यादा डीपन करें, ताकि हम लोग इस क्राइसिस से बच पाएँ, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे। तो ये है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्या क्या इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चांसेस है कि यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, बाइडेन ने डिनाउंस किया कू एंड वायलेंस इन म्यांमार। मतलब क्या है, अभी आप देख पाओगे आसियान लीडर का समिट हुआ, आसियान कंट्रीज़ के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, डोंट वरी। तो US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने ट्यूसडे में यहाँ पर मिलिट्री को जो हुआ है म्यांमार के अंदर उसका क्रिटिसाइजेशन किया कि देखो म्यांमार के अंदर आज के टाइम पर जो वहाँ की मिलिट्री है उसका कंट्रोल देखने को मिलेगा। उसने पूरी अपनी सरकार बना रखी है, म्यांमार के अंदर कोई डेमोक्रेसी वगैरह है नहीं, सब कुछ ख़त्म कर दी गई है वहाँ से। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत स्टेप है। और बिल्कुल इसी सेम प्रकार का स्टेप सूडान के अंदर भी उठाया गया है, आपको मालूम होगा वो कल ही हुआ है, ठीक है। कल ही हमने आर्टिकल कवर किया था और आज भी वो आर्टिकल एडिटोरियल पर आया है, तो आज भी मैं आपको उसके बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा।
उसके बाद देखो ये जहाँ पे जो भी समिट हुआ है ये एक वर्चुअल समिट हुआ था। यहाँ पर जो बाइडन है इन्होंने अपने कंसर्न दिखाए कि देखो ये जो भी हुआ है म्यांमार के अंदर, म्यांमार को बर्मा भी बोला जाता है, यहाँ पर जो भी हुआ है वो एक तरीके से, जो भी मिलिट्री को हुआ है वो एक तरीके से बहुत गलत हुआ है। इससे वहाँ की डेमोक्रेसी वगैरह गई है। ये एक बहुत बेकार स्टेप उठाया गया है म्यांमार की मिलिट्री के थ्रू, और इसी वजह से म्यांमार की जो एक मिलिट्री है उसको आसियान में नहीं बुलाया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा आसियान का जो समिट हुआ है वहाँ से बुलाया गया नहीं इसको। तो इसी वजह से म्यांमार की जो मिलिट्री है वो भी काफ़ी हद तक चिड़ी हुई है इस चीज़ को देखते हुए। तो ये देख पाओगे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो म्यांमार के अंदर सिचुएशन हम लोग को सुधारनी होगी। ठीक है, आज के टाइम पर यूएन भी काफ़ी तक क्रिटिसाइजेशन करता है, क्योंकि हुआ क्या है, लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और आप समझ सकते हो कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर उसकी आर्मी, उसकी मिलिट्री खुद अपने ही कंट्री के लोगों को मार रही है, तो उस कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा होगा। तो आज के टाइम पर ये सब कुछ हो रहा है म्यांमार के अंदर, और ये सब हो रहा है मिलिट्री कू की वजह से। मिलिट्री कू को बोलते हैं हम लोग तख्ता पलट। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बारे में आपको छोटी मोटी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि अगेन इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये पूरा जो मिलिट्री कू है उसके पीछे का प्रोसेस आपको एक ही पिक्चर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो म्यांमार का जो मिलिट्री है वो पावर में वापस से आ चुका है। वापस से मतलब क्या है, पहले भी हुआ करता था बिल्कुल, मतलब पहले भी 50 साल तक म्यांमार की मिलिट्री ने, म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने एक तरीके से पूरा रूल किया है म्यांमार के ऊपर। उसके बाद वापस से अब की बार साल 2021 के अंदर 1 फरवरी को वापस से मिलिट्री कू कर दिया गया था। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो हैं ऑंग सैन सू की। ये आप देख पाओगे, इनको भी कस्टडी वगैरह में लिया है, इनकी भी काफ़ी बुरी हालत कर दी गई है मिलिट्री के थ्रू, इनको भी कस्टडी वगैरह में ले लिया गया है। ठीक है, पहले भी यहाँ पर ये काफ़ी हाउस अरेस्ट में रह चुकी हैं 7 साल तक। उसके बाद रिलीज़ हुई थी। म्यांमार के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी निकल कर आई, एक गवर्नमेंट निकल कर आई, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, डेमोक्रेसी आ चुकी थी। लेकिन साल 2021 में वापस से यहाँ पर म्यांमार मिलिट्री ने ये स्टेप उठाया, और लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है और वहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ अब चलते हैं आगे 14 पर, और ये जो पेज नंबर 14 है ये बिजनेस सेक्शन के सारे आर्टिकल आते हैं। इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात की गई है जो टैक्स रेवेन्यू है वो आज के टाइम पर हमारी फोरकास्टिंग को भी बीट कर सकता है। मतलब सरकार कह रही है हमारे पास जो टैक्स का रेवेन्यू है, क्योंकि सरकार की जो इनकम है, पैसा कहाँ से कमाती है, वो टैक्स से कमाती है, और टैक्स का रेवेन्यू अब की बार ज़्यादा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपकी बार के फिस्कल ईयर की, लगभग आप कह सकते हो कि जो भी एक्सपेक्टेशन हमने रखी है कि हाँ इतना रेवेन्यू हो सकता है, तो उससे भी ज़्यादा जाने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि इकॉनमी हमारी पटरी पर आ रही है वापस से, हमारी इकोनॉमिक ग्रो हो रही है। अब इकॉनमी ग्रो होगी तो डेफिनेटली पैसा आएगा, टैक्स का सिस्टम अच्छा देखने को मिलेगा, रोबस्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, सरकार के पास टैक्स भी आएगा, और क्या होने वाला है, सरकार की इनकम जनरेशन होने वाली है। तो इस वजह से यहाँ पर बोला गया कि आने वाले टाइम पर ये रिकॉर्ड भी क्रॉस किया जा सकता है। जो टैक्स रेवेन्यू है इस बार का यहाँ पर बजट किया गया था 15.45 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बोला गया है ये एक लो प्रोजेक्शन था, हमने एक थोड़ा सा कम प्रोजेक्शन ही किया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकॉनमी हमारा काफ़ी बुरी तरह से हिट हुई थी, इस वजह से हमने अपना प्रोजेक्शन भी कम रखा था। लेकिन आने वाले टाइम पर इसी साल ये प्रोजेक्शन भी क्रॉस होता हुआ नज़र आने वाला है। क्यों? क्योंकि इकॉनमी हमारी वापस से पटरी पर आ रही है। आपको मालूम होगा इंडियन इकॉनमी हमारी जो ग्रो हुई है अप्रैल से लेकर जून के महीने में 20.1% से ग्रोथ देखने को मिली है, और इसी को कंपेयर करें साल 2020 से, साल 2020 जो कोरोना वाला साल था वहाँ पर हमारी इकॉनमी 24.4% से कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, गिर रही थी। तो आज के टाइम पर रिकवरी काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है, आने वाले कुछ टाइम पर, कुछ महीनों बाद रिकवरी और ज़्यादा शानदार होने वाली है। एक्टिविटी लेवल सब कुछ इंप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो टैक्स पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। सब कुछ पैसा आ रहा है तो टैक्स पेमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ने आज के टाइम पर बहुत सारे स्टेप ऐसे उठाए हैं जो कि जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब यहाँ पर बोला गया एयर इंडिया को लेकर। एयर इंडिया जो ग्रुप है उसको बेच दिया गया टाटा ग्रुप को। आपको मालूम होगा पूरा का पूरा एयरलाइन जो है एयर इंडिया का वो बेच दिया गया, इससे सरकार के पास पैसा आया। देन उसके बाद आपको मालूम होगा जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसको भी यहाँ पर लिस्टिंग करी गई इसकी, तो इससे भी काफ़ी सारा अमाउंट आया हुआ है, LIC से भी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सरकार ने काफ़ी पैसा कमा लिया है, और आने वाले टाइम पर प्रोजेक्शन यह है कि अपना जो भी टारगेट रखा था वो क्रॉस कर देंगे। टैक्स रेवेन्यू काफ़ी बेहतर हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट अब कुछ भी नहीं हमारे पास, चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज बहुत छोटे छोटे आर्टिकल थे, ज़्यादा कुछ था नहीं,
ठीक है, न्यूज़पेपर में सबसे पहला आर्टिकल, मतलब एडिटोरियल में भी कुछ खास आर्टिकल्स नहीं आया, जैसे कि एग्जाम के लिए कुछ अच्छा आर्टिकल आया हो ना, वैसा कुछ चीज़ नहीं है। हाँ, एक आर्टिकल है जो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल है, किसने लिखा है? सोनिया गांधी जी ने लिखा है। अभी कौन सी पार्टी से बिलोंग करिए? नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, तो डेफिनेटली क्या करा होगा? सरकार को क्रिटिसाइज़ किया होगा। तो जब भी आप ओपोजिशन पार्टी वाले लीडर्स के आर्टिकल पढ़ते हो तो वहाँ पर डेफिनेटली पूरी तरह से क्रिटिसाइजेशन ही देखने को मिलता है, क्रिटिसिज्म ही देखने को मिलता है। ठीक है, वही चीज़ें इस आर्टिकल में देखने को मिली है। मैं आपको तब भी ओवरव्यू दे दूंगा कि हाँ, क्या क्या डिस्कशन किया गया, इन्होंने क्या क्या मुद्दा रखा है इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु और केरला के बीच में, आपको मालूम होगा एक छोटा सा विवाद किस चीज़ को लेकर? मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। तो हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, आज अगेन एडिटोरियल पर आ चुका है। तो क्या इशू था, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप ये देख पाओगे, अभी हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक तरीके से उद्घाटन किया गया इस एयरपोर्ट का हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि जो बुद्धिज़्म है काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भारत के कल्चर में, लेकिन यहाँ पर ये मिस कर गए अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी का कितना बड़ा रोल था बुद्धिज़्म को बढ़ाने में, तो ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं ऑथर के थ्रू। तो हम डिस्कस करेंगे ये न्यू बुद्धिज़्म मूवमेंट क्या है। ठीक है, ये मूवमेंट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझा दूंगा। उसके बाद एक आर्टिकल है, ये सूडान के अंदर आज के टाइम पर मिलिट्री कू हो चुका है। मिलिट्री कू क्या होता है अभी आप लोगों ने समझा है, जिसको हम लोग तख्ता पलट बोलते हैं, जो कि म्यांमार के अंदर हुआ है। बिल्कुल सेम कंडीशन सूडान के अंदर देखने को मिली है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ ये एडिटोरियल हैं, यहाँ पर इन वाले एडिटोरियल को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग रीड कर लेना इसको। आप इसको रीड कर सकते हो एक बार, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं जानबूझ के इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को लेकर काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखो मीटिंग होने वाली है, जो 31 अक्टूबर को तारीख है, ये मीटिंग होगी। अब मीटिंग होगी ही तो उसके बाद सब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम तभी कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जितने भी आर्टिकल इनको आप स्किप कर सकते हो, जो भी अब COP 26 को लेकर होने वाले हैं। ठीक है, तारीख आई चुकी है, 27 अक्टूबर हो ही चुका है, 31 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल हम ये डिस्कस करेंगे, बाकी सारी बीमारियों से बचने के लिए, बाकी सारे आउटब्रेक से बचने के लिए हमने अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लॉन्च किया है। तो डिस्कस करेंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन क्या है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देख पाओगे, मैं आपको जितनी भी चीज़ें ये देखने को मिल रही हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का एम क्या है, उसके बाद इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें देखने को मिले, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे सर्विलेंस को हम लोग बूस्टअप करेंगे, सब कुछ मैं आपको नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ डेली बेसिस पर, और आज भी मैंने वही काम किया है। ठीक है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में डिस्कशन होगा। आर्टिकल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के साथ साथ GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। और हमारे सिलेबस में कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स का पार्ट आता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को, दैट इज़ वाई यहाँ पर ये न्यूज़ में है। यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, ये एक सबसे बड़ा पैन इंडिया स्कीम है। यहाँ पर क्या होगा, देखो आपने देखा होगा इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा हो रही है, तो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, ठीक है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई होगी। बिल्कुल वही काम किया गया है, क्योंकि हुआ क्या है कि हमने पैंडेमिक में ये देखा, पैंडेमिक ने हमें बता दिया ये है कि जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ये सारे एरियाज़ हैं, बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, हम लोग पैंडेमिक को अच्छे से टैकल नहीं कर पाए, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए अपने देश में इस मिशन को कर दिया है लॉन्च। और क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो ये नेशनल हेल्थ मिशन से ही थोड़ा बहुत यहाँ पर काफ़ी तक सिमिलर देखने को मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, लगभग जो 17,788 रूरल हेल्थ और वेलनेस सेंटर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी ऑलरेडी वेलनेस सेंटर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि वो जो सेंटर्स हैं वो अपने आप में और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकें, अपने आप में और ज़्यादा ग्रो हो सकें। ठीक है, ये हम लोग फोकस रखने वाले हैं। लगभग 10 राज्यों के अंदर फोकस रखेंगे, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग फोकस रखने वाले हैं। साथ ही साथ क्या होगा, 11,024 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर को हम लोग पूरे देश भर में एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये वेलनेस सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा, यहाँ पर भी आपको अपनी केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर इन सेंटर्स को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा, इसके माध्यम से हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंट्री के अंदर थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर बोला गया, आज के टाइम पर आप देख पाओगे इन सब चीज़ों के थ्रू जो ये केयर की सर्विसेज हैं, मतलब कि जो सर्विसेज होंगी, ये सभी मतलब आप कह सकते हो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे कंट्री के अंदर, उन सभी जगह पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, और स्टार्टिंग में तो यहाँ पर पहले कम पॉपुलेशन को लेकर चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करते रहेंगे, और आने वाले टाइम पर हम लोग कोशिश यही करेंगे कि सारी पॉपुलेशन को ये सर्विसेज मिल सकें। ठीक है, अच्छे से
मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में या फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज मिल सकें, जिसके थ्रू हम लोग अपने हेल्थ केयर को थोड़ा अच्छे से डेवलप कर पाएँ। इस स्कीम के अंडर में जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ है, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो और भी साथ ही साथ इसके साथ 4 और इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वायरोलॉजी के इंस्टीट्यूट हो गए, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया रीजन के इंस्टीट्यूट हो गए, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लैबोरेटरीज हो गई। तो ये सारे इंस्टीट्यूट मिलकर मतलब कि आप कह सकते हो इस स्कीम के अंडर इन सारे इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा। ये सारे इंस्टीट्यूट, ये सारे हम लोग प्लेटफॉर्म्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बनाने वाले हैं जो कि हेल्थ केयर को लेकर काम करने वाले हैं। मतलब टोटल अगर क्रक्स अगर हम इसका देखें तो डायरेक्टली हेल्थ केयर को और ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है, ताकि लोगों को एक अच्छा सा यहाँ पर अपना इलाज मिल सके और लोग यहाँ पर किसी बीमारी से टैकल कर सकें। तो आने वाले टाइम पर कोई भी आउटब्रेक आता है या कोई भी इसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने कोविड में देखा, तो हम लोग उससे अच्छे से लड़ पाएँ, ये फोकस रखा गया है। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? मेन ऑब्जेक्टिव पहला यही है कि एक रोबस्ट, एक मजबूत हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करेंगे, चाहे वो शहर वाला एरिया हो, चाहे वो गांव वाला एरिया हो, दोनों ही जगह पर ये एक मजबूत सा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। लोगों की हेल्थ के ऊपर फोकस रखा जाएगा, जो डिजीज़ आउटब्रेक है उनको रोका जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर IT इनेबल्ड हम लोग एक सर्विलांस सिस्टम भी रखने वाले हैं। मतलब कि कुछ लैबोरेटरीज होंगी जो कि यहाँ पर डिजीज़ के ऊपर निगरानी रखेंगी, कौन सी डिजीज़ आउटब्रेक हो रही है, कोई नई डिजीज़ तो नहीं निकल कर आई है। कोई नई डिजीज़ अगर निकल जाती है तुरंत ही यहाँ पर पता चलता है हमारे कंट्री के अंदर, तो हम उसको तुरंत ही ख़त्म कर सकें, ये मेन फोकस रखा गया है यहाँ पर। और जितने भी पब्लिक हेल्थ लैब्स होंगे इन सबको हम लोग हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल यानी एक वेबसाइट से कनेक्ट करने वाले हैं। देखो ऑफलाइन ऑनलाइन सभी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट की जाएंगी और इसको एक्सपेंड करेंगे सारे राज्यों के अंदर, सारी यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको एक्सपेंड करेंगे। ये मेन फोकस रखा गया है। अब इसका मकसद क्या है? देखो मकसद यही है कि हम लोग अपने हेल्थ केयर को वापस से मजबूत कर सकें। वापस से वही लाइन दोहराई गई है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर देखो पता ये चलता है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेकार है। क्यों बेकार है? मैंने आप लोगों को बताया, कोविड ने हमें ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो स्टडी ये बताती है कि 70% जो लोकेशन है उनके यहाँ पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। हालांकि हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम्स चलाती है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, उज्ज्वल पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष, इन सब ने यहाँ पर बहुत सारे करोड़ों लोगों की जान बचाई है बीमारियों से। इसी प्रकार से जो ये अब यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मिशन आने वाला है ये भी यहाँ पर करोड़ों लोगों की जान बचाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सारी स्कीम्स मिलकर काम करने वाली हैं। जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा ऑफलाइन मेथड से, साथ ही साथ डिजिटल मिशन से भी यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रख लेना यहाँ पर, और क्या कौन से इनिशिएटिव जो कि हमारी सरकार उठा रही है लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, तो यहाँ पर एक है PM आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत स्कीम, दूसरा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, तीसरा है जन औषधि योजना। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छे से आर्टिकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। हेल्थ के रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल हेल्थ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा कौन सा है, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला सेफ्टी फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या बोला गया? तमिलनाडु मस्ट एंश्योर केरला दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मॉनिटरिंग द डैम सेफ्टी आर इन प्लेस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इन दोनों तमिलनाडु और केरला के बीच में आपको एक डैम देखने को मिलेगा, एक बांध है जिसको हम लोग बोलते हैं मुल्ला पेरियार डैम। कौन सा? मुल्ला पेरियार डैम। अब वो जो डैम है, अभी इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पहले उससे पहले हम इशू को समझ लेते हैं। क्या होता है? देखो जब बारिश का मौसम होता है, अब जब बारिश का मौसम होगा केरला के अंदर या फिर तमिलनाडु के अंदर, तो इससे क्या होता है, जो डैम है वो भरने लगता है। अब जब डैम जो है पूरा भर जाएगा तो इससे यहाँ पर जो जगह है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। देखो क्या होता है, ये जो डैम है ये केरला के अंदर लोकेटेड है। ध्यान से सुनना, डैम कहाँ पर है? केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये डैम देखने को मिलेगा। लेकिन इस डैम को ऑपरेट कौन करता है? तो ऑपरेट करने की जो ड्यूटीज़ हैं, जिम्मेदारी है, वो तमिलनाडु के पास है इसको, ठीक है। अभी क्या हुआ, बहुत तेज़ी से इसका पानी का स्तर बढ़ा। इस डैम के अंदर जो पानी का लेवल है बहुत तेज़ी से बढ़ गया था। अब पानी का लेवल बढ़ा तो केरला ने यहाँ पे बोला कि तमिलनाडु को यहाँ पर इसका जो पानी का लेवल है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये ओवरफ्लो कर जाए, यहाँ पर पानी पूरी तरह से भर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर केरला का यही एक तरीके से कंसर्न था कि मतलब पानी पूरा ना भर जाए, इससे उनके स्टेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर तमिलनाडु को बार बार ये काम करने को बोल रहे थे कि आपको एक लेवल को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको मालूम होगा एक स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2014 के अंदर कि आप लोग यहाँ पर जो पानी है उसको 142 फीट यानी कि 142 फीट तक आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है।
इन सब चीज़ों को यहाँ पर बोला गया था। लेकिन आप देख पाओगे कहीं ना कहीं बीच में जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, दूसरे आपको तमिलनाडु के काउंटर पार्ट देखने को मिलेंगे एम के स्टालिन। यहाँ पर जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने एम के स्टालिन को काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी थी कि देखो हैवी रेनफॉल देखने को मिला है, आपको मतलब तुरंत ही एक तरीके से वाटर को रिलीज़ कर देना चाहिए, ठीक है, तो मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी हमने ऊपर का जो हमने वाटर का लेवल डिस्कस किया है ना, उस लेवल पर आपको मेंटेन करना चाहिए। तो तमिलनाडु ने यहाँ पर बोला है कि ठीक है हम लोग इस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर ये एक तरीके से आपस में इनके जो बातचीत होती है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो भी यहाँ पर ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर तमिलनाडु को क्या करना चाहिए, आर्टिकल में ये समझाया गया कि तमिलनाडु को एश्योर करना चाहिए कि जो भी केरला है, ठीक है, केरला के साथ यहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब दिक्कत ना देखने को मिले। ये जो डैम है, डैम के रिगार्डिंग कोई दिक्कत ना देखने को मिला है। डैम के जो भी ऑपरेशन की पावर्स हैं, डैम को चलाने के जितने भी पावर्स हैं वो सब तमिलनाडु के पास हैं। तो तमिलनाडु यहाँ पर एक ऐसी एश्योरिटी दे दे केरला को कि केरला को कभी कोई खतरा नहीं होगा इस डैम से, तो ये यहाँ पर बोला गया है। तो ऐसे यहाँ पर ये इशू देखने को मिलता है, ये इनकी आपस का इशू बन जाएगा। तो ये हमारे एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में बस एक आइडिया रख सकते हो। इसी वजह से मैंने आप लोगों को ये आर्टिकल समझाया है, ठीक है। तो जितने भी प्लेयर हैं यहाँ पर उन सबको एक अप्रोच रखनी चाहिए, जब भी जो भी हमारा स्टोरेज लेवल है उसको लेकर एक अप्रोच रखना चाहिए। साथ साथ डैम की सेफ्टी के ऊपर फोकस रखें। तमिलनाडु यहाँ पर केरला को ये एक एश्योरिटी भी दे सकता है, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया। नाउ अब मैं आपको मुल्लापेरियार डैम के बारे में बता देता हूँ। कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आर्टिकल जीएस पेपर 1-3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुल्लापेरियार डैम कहाँ पे लोकेटेड है, मैंने आपको बताया केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। अब ये जो डैम है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली किसी रिवर के ऊपर लोकेटेड होगा, बिल्कुल, तो वो पेरियार रिवर है, पेरियार नदी के ऊपर ये वाला जो बांध लोकेटेड है, ठीक है। इसको ऑपरेट करने की और जो मेंटेन करने की सारी पावर्स हैं वो सब तमिलनाडु के पास हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पर ऑपरेशन के मामले में, जैसे कि चाहे ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी का इस्तेमाल करना हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करना हो, तो वो सारी पावर्स यहाँ पर तमिलनाडु के पास ही आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक 999 ईयर का लीज एग्रीमेंट हुआ था। तो उस समय जो ब्रिटिश रूल है, ठीक है, एक तरीके से जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये सारे राइट्स किसको हैंड ओवर कर दिए थे, तमिलनाडु को दे दिए थे कि आप यहाँ पर इस डैम को ऑपरेट करोगे, ठीक है। तो डैम केरला के अंदर है, ऑपरेट यहाँ पर तमिलनाडु करता है। इसी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ये डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे पेरियार रिवर के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि इसी रिवर के ऊपर ये डैम लोकेटेड है। रिवर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते रहते हैं। पेरियार रिवर एक बहुत लंबी रिवर आपको देखने को मिलेगी, सबसे लंबी रिवर केरला के अंदर। इसकी जो लेंथ है वो 244 किलोमीटर के आसपास है। पेरियार रिवर को हम लोग लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोलते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद पेरियार रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो वेस्टर्न घाट के शिवगिरी हिल से ये निकलती है और पेरियार नेशनल पार्क से भी होती हुई ये निकलती है। पेरियार रिवर की अपने ही आप में आप कह सकते हो बहुत सारी सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना पेरियार रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक है मुथिरापुझा, उसके बाद मुलैयार, फिर उसका चिरुथोनी, देन उसका पेरिंजन कुती। तो इनके नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो। आई होप आपको ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आते हैं बराबर वाले आर्टिकल पे। बात की गई है यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का माइलस्टोन है वो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अभी हमने हाल ही में 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस को हमने यहाँ पर अचीव किया। इतने हम लोगों ने वैक्सीन के डोजेस दिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पीछे छूटी हुई हैं, अभी भी हमारा गोल अचीव नहीं हुआ है। ऐसा यहाँ पर सोनिया गांधी जी ने यह मेंशन किया गया इनके एडिटोरियल में। इन्होंने बोला कि देखो जो 100 करोड़ जो वैक्सीन का हमने माइलस्टोन अचीव किया है, ये काफ़ी मतलब कि काफ़ी तरीके से काबिल तारीफ़ है। अपने आप में कॉन्ग्रेचुलेट किया सभी को, जो हमारे साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी लोग हैं, ठीक है, हमारी नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जितने भी लोग हैं जिनका यहाँ पर सहयोग रहा है इस कोविड-19 को मेंटेन करने में, उन सबको इन्होंने एक बिग थैंक यू बोला। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर और चीज़ें मेंशन करी। मेंशन ये किया कि देखो जो कोविड है ये पहले तो तेज़ी से फैल रहा था, लॉकडाउन्स वगैरह लगे तो हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा काफ़ी केयर किया। पहले तो जब लॉकडाउन्स वगैरह लगे थे तो हमने काफ़ी दिक्कत में रहे, सब लोग काफ़ी चिंता में रहे, काफ़ी अच्छे से केयर करके मास्क वगैरह लगा के चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, मतलब फिर धीरे धीरे यहाँ पर केसेस कम हो रहे थे। लेकिन केसेस कम होने के बाद तुरंत फिर से हम लोगों ने देखा कोरोना का सेकंड वेव आया, दूसरी लहर आई। अब जब सेकंड वेव आया तो बहुत सारे यहाँ पर केसेस लगातार निकल रहे थे। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर मार्च के टाइम पर नहीं, हाँ मार्च या अप्रैल के टाइम पर, मार्च के टाइम पर हम लोग आर्टिकल्स कवर कर रहे थे। मार्च के टाइम पर ये सेकंड वेव आया था इसी साल। तो उस टाइम पर लगातार केसेस, बहुत सारे दिन तो ऐसा देखने को मिला कि 50-50 हज़ार भी कोविड के केसेस देखने को मिल रहे थे। तो सेकंड वेव अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था,
बहुत सारे लोगों की जान गई। बीच में हमने ऑक्सीजन क्राइसिस भी देखा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, बहुत सारे लोगों को इस कोविड की वजह से डेथ हुई है। और मतलब ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ हुई है। तो वो सारे यहाँ पर सिचुएशन इसके अंदर बताई गई है। देखो मैंने बता दिया ऑक्सीजन क्राइसिस और जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं मैंने सारी यहाँ पर आपको बता दी, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ जो भी आर्टिकल में मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल में ऑब्वियसली आगे जाके क्रिटिसिज्म ही है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो भी हैं वो मैं आपको थोड़ा सा छोटे शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको इस आर्टिकल को पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन्स वगैरह लगे। अब लॉकडाउन्स वगैरह लगने के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में आए, इकॉनमी वगैरह डाउन हुई है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है। काफ़ी ट्रेजेडी ऐसी भी देखने को मिली है। देखो यहाँ पर ऑब्वियसली हमने काफ़ी इंप्रूव किया, उसके बाद सेकेंड वेव के बाद हम लोगों ने इंप्रूव करा काफ़ी अच्छे से। आज के टाइम पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोसेस को इंप्रूव किया और उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग बहुत आराम से एक तरीके से रह सकते हैं। आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है एक तरीके से अचीव कर लिया है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग, दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि सबसे बड़ी बात, आपने 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस दे दिए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादातर सिंगल डोज ही दिए गए हैं अभी लोगों को, क्योंकि वैक्सीन के 2 डोज लगने हैं, आपको मालूम होगा, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज। वैक्सीन कौन कौन सी आज के टाइम पर हमारे कंट्री में चल रही हैं जो पॉपुलर हैं? कोवैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड हो गई, उसका स्पुतनिक 5 हो गई। तो यहाँ पर जो ये वैक्सीन हैं इनके अंदर 2-2 डोजेस लगनी है। हो क्या रहा है, अभी जो हमने 100 करोड़ डोजेस तक अपना टारगेट पहुंचाया है, इसमें से मोस्टली जो लोग हैं वो सब ऐसे हैं जिनको अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 डोज लगा है, ठीक है। और जो दूसरा डोज लगना है वो अभी लंबे समय है और उसके अंदर जो बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। अभी हमारे ज़्यादातर जनसंख्या को सिर्फ और सिर्फ 1 ही डोज लगा है, तो दूसरा डोज लग जाएगा तो उसको हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन बोलते तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पर इनका ये मेंशन हुआ। दूसरी बात, कोविड के टाइम पर माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, माइग्रेंट वर्कर्स को सही से ट्रीट नहीं किया गया, वो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वो चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है, तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें को एक तरीके से देख सकते हो। उसके बाद इकॉनमी के बारे में चर्चा की गई। हमारी इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह से सफ़र कर रही है आज के टाइम पर। हालांकि इकॉनमी के रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स हम लोग उठा सकते थे जो कि हम लोगों ने नहीं उठाया है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बच्चों के स्कूल्स को ओपन कर सकते थे पहले, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी पढ़ाइयाँ वगैरह बर्बाद हुई हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पर भी एक स्टेप उठा सकते थे। तो एक तरीके से सारी जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं उनको लेते हुए, तो वहाँ पर भी दिक्कत देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे मेन फोकस हमारा क्या है, बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। बच्चों को हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते थे, बच्चों को स्कूल में वापस से भेज सकते थे, हमारे मार्केट को रिवाइव कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर काम बहुत धीरे धीरे चला है, बहुत सारे स्टाफ हम लोगों से मिस हुए हैं, ऐसा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया गया इनके द्वारा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, कुछ खास ऐसी नहीं है, जैसी जो जनरल सी बातें जो आप लोगों ने अपने आंखों के सामने देखी हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पर री इवैल्यूएटिंग द न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट। अब देखो यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है। लगभग 14 अक्टूबर 1956 तक जो बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स हुआ करते थे इंडिया के अंदर, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट भी हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जो दादा साहेब अम्बेडकर जी थे, इन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी हद तक प्रमोट किया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया, बहुत तेज़ी से यहाँ पर बुद्धिज़्म को बढ़ाया, ठीक है। और एक तरीके से आप कह सकते हो महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर काफ़ी तेज़ी से बुद्धिज़्म अपनी स्पीड में पकड़ा था। आज के टाइम पर बुद्धिज़्म काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता हुआ नजर आएगा। ये सब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए अभी कुछ दिन पहले 20 अक्टूबर 2021 को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के अंदर किया था उद्घाटन, इसका इनॉग्रेट किया था इसको। और इनॉग्रेट करने के बाद आप कह सकते हो इन्होंने बोला कि आज के टाइम पर जो बुद्धिस्ट है, जो बुद्धिज़्म है, उसका बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। जो बुद्धा साइट्स हैं भारत के अंदर, ठीक है, बुद्धास टीचिंग आपको देखने को मिलेंगी, ये कहीं ना कहीं इंडिया एंशिएंट सिविलाइजेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से डिनोट करती हैं, ठीक है। इंडिया को यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन इसमें मेंशन नहीं किया। तो ये यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि अंबेडकर जी का कंट्रीब्यूशन भी मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि जो बुद्धिज़्म है, जो बुद्धिस्ट फेथ है, वो वापस से जीवित हुआ है, वापस से रिवाइव हुआ है, किसकी वजह से? अंबेडकर जी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक टाइम पर बुद्धिज़्म काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो चुका था। अगर हम बात करें जो हमारा लास्ट नेशनल पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उसके अंदर जो बुद्धिस्ट थे वो एक सबसे स्मॉलेस्ट माइनॉरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, लगभग 0.7% टोटल पॉपुलेशन थी बुद्धिज़्म की। लेकिन हुआ क्या, आप देख पाओगे इंटरेस्टिंगली जो ये बुद्धिज़्म थे वो ज़्यादातर दलित्स कन्वर्टेड बुद्धिज़्म थे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत पहले जो दलित्स हैं उनको कन्वर्ट किया गया था
किसके अंदर, बुद्धिज़्म के अंदर, तो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। खासकर ये बुद्धिज़्म का बुद्धिस्ट काफ़ी सारे लोग देखने को मिलते हैं जो कि दलित से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना है चीज़ों का हटकर। यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो सिचुएशन बहुत ख़राब थी, बुद्धिज़्म काफ़ी मतलब कम ही देखने को मिलता था कंट्री के अंदर, लेकिन होता क्या है, फिर उसके बाद अंबेडकर जी आते हैं। अंबेडकर जी यहाँ पर स्टेज पर आने के बाद जो यहाँ पर रियलाइज़ करवाते हैं दलित्स को, क्योंकि होता क्या था, जो दलित लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, भेदभाव देखने को मिलता था, उनके प्रति भेदभाव देखने को मिलता था, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ कि अंबेडकर जी आए। अंबेडकर जी ने यहाँ पर एक तरीके से बोला कि जो दलित से उनको रियलाइज़ किया है, उनकी पोटेंशियल खुद की ताकत उनको रियलाइज़ करवाई, ठीक है। उन्होंने बोला यहाँ पर करने दो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी यहाँ पर ताकत को रियलाइज़ करवाया सबको, ठीक है। एक स्ट्रगल लॉन्च करवाया। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो बुद्धिज़्म को इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो दलित्स हैं, जो भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं उनसे, ठीक है, वो सब क्या एक तरीके से बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ सकते हैं, बुद्धिज़्म को आगे लेकर चल सकते हैं। और बुद्धिज़्म से क्या होगा, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी मिलेंगे एज अ सेक्युलर सिटीज़न, ठीक है, बाकी सारे राइट्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर बुद्धिज़्म को लेकर आगे ये लोग चल सकते हैं, ये फोकस रखा गया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर ये चीज़ें तेज़ी से बढ़ने लगी। बहुत सारे शहर थे महाराष्ट्र के अंदर, जैसे मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, ठीक है। यहाँ सभी जगह पर दलित मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुए। यहाँ पे आप देख पाओगे सोशल मूवमेंट चले, मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सनैलिटी की चर्चा हो रही है, दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर ये देखने को मिलेंगी। नागपुर में क्या हुआ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि दीक्षा भूमि इन नागपुर एक प्लेस है, पर्सनैलिटी नहीं, एक प्लेस है जहाँ पर जो अंबेडकर जी हैं उन्होंने बुद्धिज़्म को काफ़ी हद तक बढ़ाया था, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ किया बुद्धिज़्म को। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये फोकस रखा कि हम लोग न्यू बुद्धिस्ट की मूवमेंट की तरफ बढ़ें। तो मतलब क्या है, आर्टिकल में मेंशन ये किया जा रहा है कि अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था बुद्धिज़्म को बढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये भी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट को लेकर आए, इसको हम लोग दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ये न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट है, इसको हम लोग दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट के साथ साथ जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं, मॉडर्न बुद्धिस्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। एक रिलीजियस और वेल सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है ये दलित्स के बीच में। अगर हम बात करें, इसको स्टार्ट किया गया था बी आर अम्बेडकर जी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो क्या बोला गया, जो बुद्धिज़्म है, ठीक है, ये एक तरीके से ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया गया था इस मूवमेंट के थ्रू। इस मूवमेंट में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को एंगेज किया गया बुद्धिज़्म के अंदर में। उसके बाद क्या हुआ है, जो मूवमेंट है इसकी जो लॉन्चिंग डेट थी एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 1956 में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था अम्बेडकर जी के थ्रू, ठीक है। जब लगभग बहुत सारे जो दलित से उस समय आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे 500,000 दलित देखने को मिलते थे, वो अनटचेबल थे। उसका मतलब कि वहाँ पर उनके प्रति बहुत ज़्यादा भेदभाव वगैरह देखने को मिलता था। तो इन दलित ने क्या करा, आप कह सकते हो ज्वाइन किया बुद्धिज़्म को, यहाँ पर एक तरीके से एक कन्वर्ट हुए थ्रू द नवानियन बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर ये ही यहाँ पर इनकी मदद से क्या हुआ, बुद्धिज़्म जो है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। जो एक तरीके से मूवमेंट है, इसने यहाँ पर क्या करा, काफ़ी सारी चीज़ों को बुद्धिज़्म सेक्टर में ग्रो किया है। अगर हम लोग ये चीज़ देखें कि जिस प्रकार से कन्वर्शन हुआ बुद्धिज़्म के अंदर, बुद्धिज़्म को लेकर ये लोग आगे चले हैं, तो इससे यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वगैरह भी मिले हैं, ये चीज़ें मेंशन करी गई। फिर उसके बाद अंबेडकर जी की डेथ हुई। अंबेडकर जी की डेथ के बाद जो बुद्धिस्ट मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बेकार सा गड़बड़ा सा हुआ नज़र आ गया, मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ा सा हुआ नज़र आया, ठीक है। यहाँ पर अब चीज़ें अच्छे से चल नहीं रही हैं, तो आज के टाइम पर क्या है, इसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बुद्धिस्ट रिवाइवल की यहाँ पर ज़रूरत आपको देखने को मिलेगी, और बुद्धिस्ट रिवाइवल के अंदर हमारे अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान था। ये चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर मेंशन करना भूल गए हैं, ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। आर्टिकल में क्या बोला गया था ये मैंने आपको सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। अब देखो, ये आर्टिकल से कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर बुद्धिज़्म को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बुद्धिज़्म के रिगार्डिंग जो भी नोट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। बुद्धिज़्म आखिरकार क्या है, कैसे बढ़ा, इंडिया के अंदर कैसे यहाँ पर बढ़ा है, तो सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, नाउ फिर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। हाँ, बराबर में एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर वही सूडान के अंदर वो मिलिट्री को देखने को मिला, मिलिट्री ने तख्ता पलट किया। सूडान की लोकेशन जाकर आप लोग देख सकते हो। खासकर यहाँ पर एडिटोरियल में ऑथर क्या बोलते हैं कि जो मिलिट्री है, मिलिट्री को वापस से वहाँ पे डेमोक्रेसी लेकर आ जानी चाहिए। जो भी काम किया है बिल्कुल गलत किया है, वहाँ पे वापस से डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑथर के थ्रू। तो यहाँ पर इसको गो थ्रू कर सकते हो एक बार, अदरवाइज यहाँ पर आर्टिकल में कल से फिर समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से कल कवर कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कू क्या होता है आखिरकार मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है।
नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। इस आर्टिकल की टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, टेंशन मत लिया करो कि यहाँ नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया का मतलब नहीं है, यहाँ पर इसको डेफिनेटली पढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पर छोड़ दिया गया है तो डेफिनेटली कल पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं नहीं चाहता आज भी 1 घंटा क्रॉस हो जाए। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।